नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि सर्वथा उचित है क्योंकि इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र है, इसलिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की तुलना इससे की जाती है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। इन्हें मूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण चहुमुखी विकास मतलब भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण है। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इसको हम एक सारणी के थ्रू देखेंगे। ये चार्ट देखिए। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। पहला है क्षमता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक कहते हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पहला देखते हैं क्षमता का अधिकार। इसमें 14 से 18 तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद वाइज देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब आप किसी भी धर्म, मूल, वंश, स्थान के हैं, जाति के हैं, आप देसी या विदेशी हैं, विधि के समक्ष आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और विधियों का समान संरक्षण आपको प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है कि धर्म, मूल, लिंग, वचन, वंश और स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के भी साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय कौन से होते हैं साथियों? जैसे कि कोई सरकारी सुविधा है, सरकारी नौकरी है, सरकारी अवसर है, तो उसके अंतर्गत आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हो गया अनुच्छेद 16। इसके बाद में अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की छुआछूत का व्यवहार किसी के भी साथ नहीं किया जाएगा, किसी को भी अपने से हीन नहीं दिखाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ दंड का भी उचित प्रावधान है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक। मतलब कि पहले जिस प्रकार की उपाधि दी जाती थी, राजा, महाराजा, राय, राया, राय बहादुर, राय, इस तरह की, तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। उन्हें वापस फिर से देने का निषेध कर दिया गया। और अब अगर आप सैनिक क्षेत्र में या विद्या के क्षेत्र में किसी तरह का विशेष कार्य किया है तो उससे रिलेटेड सम्मान आपको दिए जाएंगे, पर आपके नाम के आगे उन उपाधियों का ऐड नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 22, 19, 21 और 19, 20, 21 और 22 में। इसमें आप देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ और संचरण, निवास और वृत्ति। मतलब आप अपने वाक्य और अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस तरह भी कर सकते हैं, बोलकर, पत्राचार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इसकी आपको आज़ादी है। आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक संघ का निर्माण कर सकते हैं, देश में कहीं भी संचरण कर सकते हैं, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और वृत्ति मतलब किसी भी तरह का उद्योग या कारोबार आप कर सकते हैं, आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है। उसके बाद में अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता आप दोष मुक्त रहेंगे, आपके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 21, प्राण और देह स्वतंत्रता। मतलब आपको कहीं भी आने जाने, खाने पीने, अपने हिसाब से रहने, अपने मन मर्जी का काम करने जिससे किसी और का नुकसान ना हो, इस तरह और अपने जीवन को बनाए रखने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 21 से, जो कि बाद में जोड़ा गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। संविधान ये कहता है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य की तरफ से प्रदान की जाए। उसके बाद में अनुच्छेद 22, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद में देखिए नोट, अनुच्छेद जो 19 है उसमें 7 तरह के अधिकार थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लगा करके 24 तक। इसमें देखिए अनुच्छेद 23 के अंदर यह दिया गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि आप किसी से भी जबरदस्ती किसी तरह का कार्य नहीं करवा सकते, और अगर कार्य होता है तो आपको उसे पारिश्रमिक देना होगा। सेकंड है अनुच्छेद 24, इसके अंदर कारखाने, यहाँ पर जहाँ पे जीवन की जोखिम होती है, खतरों भरे काम होते हैं, वहाँ पर 14 साल से कम बच्चों का किसी भी तरह से आप उपयोग नहीं कर सकते काम के लिए। उसके बाद में देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है, अंतरण की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने धर्म से संबंधित कार्य, परंपराएं, मेले, त्योहार इस तरह का आयोजन कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 27, इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब आप अपने धर्म की अभिवृद्धि चाहते हैं, उसकी उन्नति चाहते हैं पॉजिटिव रूप में, तो आप जो चंदा इकट्ठा करते हैं या जो अर्जन करते हैं उस संस्था के द्वारा, उसके लिए आपको कर नहीं देना होगा, इसकी आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 में। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 28, इसके अंदर शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि अगर आपका शिक्षा संस्थान राज्य द्वारा पोषित नहीं है तो आप उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। परंतु अगर कोई शिक्षा संस्थान है जो आपने अपने धार्मिक प्रयोजन से खोला है और राज्य से आप उसमें सहायता नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है 29 और 30, मतलब कि अनुच्छेद 29 में ये प्रावधान है कि अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी भाषा, लिपि और संस्कृति लुप्त होने की कगार पर है, ठीक है, तो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग अपने समुदाय की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में उसकी शिकायत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग करके वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रचार। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट, इसके अंतर्गत यह है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है। न्यायालय मामले की जांच करता है और यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति निर्दोष है तो उसे स्वतंत्र कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं परमादेश। परमादेश क्या है? ये एक नियंत्रण शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों और उनको उनके कार्यों से नकारने के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है और उचित कार्यवाही कर सकता है। ये हो गया परमादेश। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य को करने से रोकने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है और वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी शक्ति से बढ़कर कोई कार्य करता है तो प्रतिषेध शक्ति के माध्यम से उच्च न्यायालय उसे रोक सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षण। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्याय क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। मतलब अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण लंबित मामलों में कोई कमी पेशी रख रहा है, उसके कानून में अगर किसी तरह की खराबी है तो उच्च न्यायालय उत्प्रेषण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला है अधिकार प्रच्छा। इसमें इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के आवेदन अधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अधिकार प्रच्छा। एक इम्पोर्टेंट नोट, प्रेस की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, ये सभी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन या विरोध का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, परंतु हड़ताल का अधिकार इस अधिकार के अंदर या इस स्वतंत्रता के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 33, संसद
को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और विभिन्न एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। तथा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। ठीक है, सिर्फ सेंटर के पास ये पावर रह सकता है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हुआ हो। दोस्तों, मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ सैन्य शासन ये एक ऐसी स्थिति का परिचय है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाते हैं और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकारियों के अधीन कर दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में क्या स्थिति है? जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे जिसमें से एक को हटा दिया गया, वो था एक संपत्ति का अधिकार। वास्तव में संविधान के भाग में उल्लेखित मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) और 31 में वर्णित था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ, में मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार तो है, परंतु ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। मूल अधिकारों का महत्व। यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। यह व्यक्ति की भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।